Hi everyone, how are you? My name is Munjuya and I study in 9th grade. तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंटर ऑफ मास के ऊपर कुछ अच्छे क्वेश्चंस और हम एडवांस लेवल के भी क्वेश्चंस देखेंगे। बिकॉज जैसे आपको मैंने फॉर्मूलाज कराए थे, अगर हम उनको डायरेक्टली अप्लाई करें तो काफ़ी छोटे छोटे से क्वेश्चन बनते हैं और वैसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, पर कॉम्पिटिशन में आने के ज़्यादा चांसेस नहीं होते। पर आज के इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, इवन बोर्ड वाले और कंपटीशन वाले क्वेश्चंस को भी हम ट्राई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पिछले लेक्चर में मैंने बात की सेंटर ऑफ मास को, एक अच्छा इंट्रोडक्शन दिया था और एक सीरीज है जो कि लगभग 7 या 8 वीडियोस में सेंटर ऑफ मास को खत्म कर देगी फुल। पर बट इसमें कोलिजन इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो अगर अब मैं देखूं तो सेंटर ऑफ मास का जो मैंने कल इंट्रोडक्शन दिया था उसमें मैंने आपको कुछ फॉर्मूलाज लास्ट में आपको करवाए थे, ठीक है। और आज हम सभी फॉर्मूलाज का यूज करके देखेंगे कि उनका क्या यूज है, उनकी क्या हम एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन वीडियो होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहला क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो मेरे पास यहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम इन्होंने दिया हुआ है, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, ओरिजिन पर 2 kg का ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और यहाँ 10 मीटर दूरी पर 4 kg का ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। तो इसका हमारे को सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास निकालने के इसके कई रास्ते हो सकते हैं, यहाँ पर कई सारे मेथड्स हमारे पास हो सकते हैं सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए। तो मैं यहाँ पर सेक्शन डिवाइड कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर उन दोनों मेथड्स को डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम आसान वाला मेथड डिस्कस करेंगे और वो आसान वाला मेथड क्या है? तो मेथड 1। मेथड 1 तो मेथड 1 है कि हमने जो सबसे पहला कल फॉर्मूला देखा था कि हमने उसको डिराइव किया था मास मोमेंट से कि अगर मेरे पास दो कोई बॉडीज हैं, पॉइंट मास के साथ, बिकॉज इनकी डिमेंशंस तो हमारे को मिली नहीं है, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पर दो पॉइंट मासेस हैं, उनके बीच का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए फॉर्मूला और वो था XCOM इज इक्वल्स टू, अगर मैं ओरिजिन से निकालना चाहूँ यानी कि 2 kg ऑब्जेक्ट से कितना दूर है या 4 kg ऑब्जेक्ट से कितना दूर है, हम दोनों से निकाल सकते हैं, पर अभी मैं ओरिजिन से लूंगा बिकॉज दे इजी होगा। तो मैंने सबसे पहले ऑपोजिट मास यानी 4 मल्टीप्लाई बाय टोटल लेंथ 10 डिवाइडेड बाय टोटल मास यानी कि 4 + 6। तो ये बस इतना सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हमारे को सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट या फिर एक ही कोऑर्डिनेट है एक्स कोऑर्डिनेट, वो हमारे को मिल जाएगा। तो 40 डिवाइडेड बाय 10 ये 4 यानी कि यहाँ पर ये 4 मीटर पे होगा, यहाँ पर ये 4 मीटर होगा 2 kg ऑब्जेक्ट से। पर अगर मैं चाहता कि मेरे को इधर से निकालना है 4 kg के ब्लॉक से, तो मैं कैसे करता? तो मैं यहाँ पर ले लेता 2 × 10 डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ पर 2 आना था, यहाँ पे एक मिस्टेक होगी। अगर मैं अभी ओरिजिन वाला निकालता हूँ पहले, बिकॉज यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पर 6, ठीक है, तो ये चल जाएगा 3 पे 20, तो ये आ जाएगा 20/3। तो ये एक मेथड था, ठीक है, जो कि एक आसान सा मेथड है, बस तुम्हारे को वैल्यू शिफ्ट कर दिया आ जाएगा। और दूसरा मेथड भी काफी आसान है, बस उसमें फॉर्मूला चेंज हो गया है थोड़ा। पर दोनों में फर्क ये है कि जो आपको मैं दूसरा मेथड कराऊंगा ये हर जगह यूज हो सकता है, ये यहाँ भी यूज होगा, बड़े सिस्टम्स में भी यूज होगा, जितने मर्जी एनएट पार्टिकल्स में भी यूज हो सकता है, जो भी आपको मेथड 2 बताऊंगा। तो हमने फॉर्मूला देखा था XCOM इज इक्वल्स टू M1x1 प्लस M2x2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो हमने ये वाला फॉर्मूला देखा था, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू शुरू करेंगे और देखते हैं कि यहाँ से भी आंसर सही आता है, ठीक है। तो हमारे को यहाँ वेक्टर्स का ध्यान रखना पड़ेगा, डायरेक्शंस का। जैसे अभी यहाँ पर सॉरी नॉट वेक्टर्स, मैं आपको बोलना चाहूँगा मैं डायरेक्शन या फिर ओरिजिन का बात करूँगा। जैसे कि अभी ये 2 kg हमारे को फिर डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें कहाँ से निकालना है। एक हमारे को ओरिजिन यहाँ पर भी चुनना पड़ेगा, क्या मैं सेंटर से इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना चाहता हूँ, क्या मैं 4 kg ऑब्जेक्ट से या फिर 2 kg। तो मैं भी 2 kg से करूँगा, वाई बिकॉज उसका भी आंसर वैसा है, हमारा काउंटर चेक हो जाएगा क्वेश्चन क्या ये वाला फॉर्मूला भी सही है या वो वाला भी सही है, दोनों सही है या नहीं, देखते हैं। तो M1 तो यहाँ से मैं निकालूंगा, तो यहाँ पर मैं इसको 0 ही ले लेता हूँ बिकॉज ये ओरिजिन पर है, x तो 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 4 ×
10 यानी कि 40 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 4 6। तो ये आ गया फिर से 20/3। तो इसका भी आंसर सही आ रहा है, उसका भी सही आ रहा है, और ये दोनों आपस में मैच भी हो रहे हैं आंसर्स। तो इससे हमारे को पता चल गया दोनों फॉर्मूला सही है हमारे पास, जिसको यूज करने कर सकते हैं। पर इस सारे फॉर्मूला हमारे बेनिफिट क्या है, वो बेनिफिट ये है कि जनरलाइज रिजल्ट है ये, बल्कि इस सारे फॉर्मूला जो कि m2 l डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 ये इसका भी जनरलाइज रिजल्ट है, ये असल में उसका भी जनरलाइज रिजल्ट है, और हम इसी फॉर्मूला से उसको निकाल सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि ओरिजिन से, बिकॉज हम उससे ओरिजिन से लेते हैं। देखो ये वाला जो फॉर्मूला था xcom इक्वल्स टू m2l डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यहाँ हम एक ऑब्जेक्ट को हम ओरिजिन मान लेते थे, और अगर मैं यहाँ पे एक बॉडी को ओरिजिन मान लूँ तो नेचुरली एक तो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो नेचुरली एक तो कैंसिल आउट ही हो जाएगी। तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि एक जनरल रिजल्ट है, और मैं प्रेफर करूँगा आप इस मेथड से जाएं, ना कि उस मेथड से। पर अगर आप इस मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो भी वो गलत नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक निकलेगा, पर इसका थोड़ी कैलकुलेशन कम होगी। ठीक है, तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, जो कि ट्रायंगुलर प्रॉब्लम होता है, ट्रायंगल्स प्रॉब्लम, जिसका क्वेश्चन मैं भी लिख देता हूँ। जो कि ट्रायंगल्स टाइप प्रॉब्लम होती है, इसमें कि ट्रायंगल हमारे को मिल जाता है पॉइंट पॉइंट मासेस का। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ जिस टाइप से एक मास m है, वो कोऑर्डिनेट पर यानी कि ऑरिजिन पर वो फिक्स है, ठीक है। एक मास है 2m, दूसरा मास 2m है, और तीसरा मास है 3m, एंड दे बोथ और ये तीनों असल में इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि अगर ये l है तो ये वाली लेंथ l ही होगी, और अगर ये वाली लेंथ l है तो ये वाली लेंथ भी l ही होगी, ठीक है। यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और एंगल के बीच का 60 डिग्री। हमारे को फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तब हमारे को फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो मैं बिल्कुल बेसिक से जाऊंगा ताकि कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, कोई भी इंसान इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करके, और थोड़ी सी मैथ्स यूज करेंगे जो कि बेसिक मैथ्स होगी, जो हम 6, 7, 8, 9 में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। तो अगर यहाँ इस सारे केसेस में हम वो वाला फॉर्मूला अप्लाई तो कर ही नहीं सकते जो मैंने मेथड 1 आपको बताया था, जो कि हमने कल सबसे पहला फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, वो वाला m2l डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। हम अभी यहाँ पे जनरलाइज फॉर्मूला यूज करेंगे, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में लास्ट में आपको लिखवाया था। लिखवाया नहीं था, लिखवाए थे, बिकॉज वो असल में अलग अलग जैसे बोलते हैं अलग अलग कोऑर्डिनेट के हिसाब से होंगे, जैसे कि xcom, ycom, zcom, ठीक है। तो सबसे मैं अप्लाई करूंगा xcom, सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट। इसको फाइंड करने के लिए हमारे को चाहिए होता है x1 m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3। तो यहाँ पर m1 x1, अगर मैं इसको m1 मान लूँ तो ये तो 0 आ जाएगा, बिकॉज ये ऑरिजिन पर ही है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे l लेंथ में ढूंढ दिया, प्लस 2ml प्लस, अब यहाँ पर हमारे को यानी लेंथ नहीं, हमारे को लेंथ, ये असल में इसका रिजल्टेंट लेंथ है, हमारे को इसकी ओनली x कोऑर्डिनेट लेंथ है, यानी कि ये वाली। अब हम यानी कैसे निकालेंगे, तो अगर ध्यान से देखें तो ये जो 90 डिग्री है, ये तो है 90 डिग्री, और जो अगर ये बिल्कुल पैरेलल है, ये हो गया l/2, ये l, तो हमारे को यदि लेंथ फाइंड करनी है तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर l/2, यहाँ पर l, तो l स्क्वायर इक्वल्स टू l/2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर x का स्क्वायर, मैं इस लेंथ को बोल दिया x, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर बाय 4, ठीक है। तो ये आ जाएगी अब 4 इंटू l 3l स्क्वायर बाय, सॉरी यहाँ पर x स्क्वायर मैं बोल रहा हूँ, 3l स्क्वायर बाय 4। और अगर मैं x की बात करूँ तो x की वैल्यू आ जाएगी √3l/4, √3l/4, यानी कि ये जो लेंथ है
नो सॉरी, हमारे पास मैंने वाई कोऑर्डिनेट की मैंने अभी लेंथ निकाली है, जो मैं यहाँ पर सॉरी इसमें एक्स बोल दिया, ये इसमें वाई कोऑर्डिनेट की लेंथ है जो कि अभी हम यूज करेंगे, जो कि कितनी आई है, जो कि आई है रूट 3l बाय 2। ठीक है, कैलकुलेट करके हमने निकाल लिया, और ये वाली लेंथ में देखा जाए तो l बाय 2 ही है। तो हमारे को सारी वैल्यूज पता है, हमें वैल्यूज फिल करनी है और आराम से क्वेश्चन का आंसर निकाल लेना है। अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 3m है, तो 3/2m 3/2 ml, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे मैं इसको 3/2 ml डिवाइडेड बाय, यहाँ पर सभी का टोटल कर देना है, ये बन जाएगा 3m + 2m + m, 3m + 2m + m, ये बन जाएगा 6m। ठीक है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब इसका एक और हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर 2m, ठीक है, तो आएगा 2 × 2m 4 + 3 7 ml डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/6m, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा फाइनली यहाँ पर आंसर क्या आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट का हमारा आंसर आ जाएगा 7l/12। 7l/12 हमारा एक्स कोऑर्डिनेट का हमारा आंसर आ गया, XCOM का आंसर आ गया 7l/12। तो ये ट्रायंगल वाली प्रॉब्लम थी जो कि काफी ज्यादा आसान होती है सॉल्व करना, पर हमारे कैलकुलेशन हमें ये देखना है कि हमारे कौन सी लेंथ x निकालनी है, कौन सी परपेंडिकुलर होनी चाहिए y एक्सिस से। ठीक है, अब हम देखेंगे YCOM। तो इस टाइप ये जो मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये काफी फेमस क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को कई तरह की बुक्स में भी देख सकते हो, और ये बोर्ड एग्जाम में भी काफी बार आ जाता है। तो XCOM यहाँ पर मेरे को निकालना है XCOM, सबसे पहले 0 + 0, बिकॉज इनकी कोई x लेंथ तो है नहीं, सॉरी YCOM यानी इनकी y लेंथ तो है नहीं, ये y एक्सिस में बिल्कुल भी नहीं है, तो ये 0। अब इसका निकालेंगे, ये आ जाएगा 3/2 √3/2 ml, कुछ ऐसे आएगा, डिवाइडेड बाय m। ठीक है, तो अब ये 6m, इसकी वैल्यू आ जाएगी 6m। अब इसको सोल्व करेंगे, तो अब मैं स्क्रीन को सोल्व करता हूँ, बिकॉज स्पेस यहाँ पर करनी है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो गया, 2, तो ये आ जाएगा √3l/4 आएगा y कोऑर्डिनेट पे इसका सेंटर ऑफ मास, और हम इसको लिखेंगे कैसे, x, y, यानी कि 7l/2, √3l/4, ये इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट होंगे। तो अब मैं जो एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आते हैं। अगर आप नीट या जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आते हैं, और ये होते हैं सेंटर ऑफ मास के सबसे ज्यादा आने वाले क्वेश्चन, यानी कि वो वाले क्वेश्चन जो कि एज एन शेप आते हैं, आपको एज एन प्लेन लेमिनार मिल जाएगा, जैसे कि आपको मैं उसकी स्टेटमेंट भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मैं वाला क्वेश्चन भी निकालता हूँ, फिर आपको उसकी स्टेटमेंट्स वगैरह दिखाता हूँ। तो भी बस यस, तो ये ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं कुछ इस टाइप के, इनको हम कैसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस टाइप का आता है, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ लैमिनार शीट, लैमिनार शीट। तो ये होता है क्वेश्चन कुछ इस टाइप से, और मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ, ये बना देते हैं।
सबसे पहले कुछ इस टाइप की मैं ये वाली शेप है वहाँ कुछ एल टाइप की, और ये लैमिनार शीट है। लैमिनार यानी कि इसकी लेंथ, इसकी जो थिकनेस है वो निग्लिजिबल है, वरना ये वॉल्यूम का क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, तो ये इसकी मैं कोडिंग देता हूँ। ये वाला जो पॉइंट है ये है 0,4 पर, ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है ये है 2,2 पर, एंड फाइनली ये वाला पॉइंट है 6,0 पर। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। तो अब अगर मैं ध्यान से देखूं, मैं अभी यहाँ पर कोऑर्डिनेट जो है ये ऐसे, ये जो कोऑर्डिनेट्स है ये अगर नेचुरली हमारे साइकोलॉजी को अटैक करेंगे कि ये क्वेश्चन हमारे को टफ लगेगा, सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट हटाएंगे। अभी हम इसको लेंथ में लिखेंगे, तो 0,4 है यानी कि ये 0,4 है, और यहाँ पर 2,2 यानी कि इसकी लेंथ यहाँ से 2 होगी और इसकी भी लेंथ यहाँ से 2 होगी, तभी ये 4 को 0,4 हो जाएगा। इसकी वाई एक्सिस में लेंथ 4 है, और अभी मैं इसको मिटाकर यहाँ लिख देता हूँ 2 और अभी यहाँ पर 4। अब हमारे क्वेश्चन थोड़ा इजी दिखना शुरू हो गया। अब हमारे को लग रहा है कि हम निकाल लेंगे, पर हमारे को कोई फॉर्मूला तो पता ही नहीं है। तो इस केस में जो हमारा फॉर्मूला यूज होगा वो होगा XCOM इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने मास की जगह हमने एरिया रख देना है, और ऐसी वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस आएंगे, और उन क्वेश्चंस में हमने क्या करना है वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस में हमने क्या करना है, उन जैसे क्वेश्चंस हमने यहाँ वॉल्यूम रख लेना है। हम लिख देना है A1 x1 plus A2 x2 डिवाइडेड बाय A1 plus A2, कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो ये प्लेन लैमिनार शीट है, यूनिफॉर्म डेंसिटी है इसकी। ठीक है, तो अभी देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर हमें दो केसेस बन सकते हैं, वैसे इनफाइनाइट केसेस बन सकते हैं, पर फॉर इजी कैलकुलेशन या तो हम इस वैसे एक बड़ा ट्रायंगल मान ले, इसको छोटा है, या तो इस साले को बड़ा ट्रायंगल मान ले। तो मैं इस साले को बड़ा ट्रायंगल मान लेता हूँ, इस साले को, इसको मैं बोल दिया एरिया 1, इसको बोल दिया एरिया 2, यानी कि A1 एंड A2। तो सबसे पहले A1 का एरिया जो कि होगा 4 × 2 यानी कि 8, 4 × 2 8, ये आ जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पे x1 क्या है, x1 है, देखो अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मेरे पास ये एक शीट है, ये मेरा कार्डबोर्ड का पीस है जो कि अप्रोक्सीमेटली ऑलमोस्ट ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब मैं इसका सेंटर ऑफ मास पूछूं, आप सभी क्या बोलोगे कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो इसके सेंटर पर होगा, इसके सेंट्रोइड पर होगा, इसके सेंटर पर होगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर जिसको हम बोलते हैं जिसकी लैंग्वेज में। तो हम सभी बोलेंगे इसका सेंटर ऑफ मास तो यहाँ पर होगा, पर ये एक नेचुरल सी बात है। पर अगर हम इसको इस तरह के क्वेश्चन में हम इसको सॉल्व करना चाहें तो हम ये मान कर चलेंगे कि, और बल्कि हमारे को शेप्स भी ऐसी बनानी है। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन में ऐसे A1 A2 जैसे ले लेता तो हमारे लिए टफ हो जाता है इसका सेंटर निकालना। तो इसलिए हमारे को शेप भी इस टाइप से बनानी है कि हम और इजीली दोनों शेप का सेंटर ऑफ मास की लोकेशन फाइंड करना है। तो ये यूनिफॉर्म है, तो हम बता सकते हैं इसका ये कुछ ऐसे सेंटर होगा जिसके कोऑर्डिनेट, अगर मैं x की बात करूँ, x में कितना होगा 1 प्लस बोल दिया हाफ पे होगा, यहाँ पर 2 पे डिवाइड पे, और यहाँ पर 2 पे होगा, यानी कि 1,2 पे होगा, प्लस A2 यहाँ पर 2 × 4 a मल्टीप्लाई बाय इसका भी हमने निकालना है x कोऑर्डिनेट में, तो यहाँ पर 2 पे यानी कि 4 डिवाइडेड बाय 1 मिनट, यस यहाँ पर होगा। तो अब बचा A1 + A2 हमने करना है, यानी कि एरिया 1 + एरिया 2 जो कि दोनों 8 ही हैं, 8 + 8 तो आ जाएगा यहाँ पर 8 + 32 यानी कि 40। तो ये आ जाएगा x कोऑर्डिनेट, इसका आ जाएगा 5/2। ठीक है, तो इसका x कोऑर्डिनेट आ गया 5/2। अब इसका y कोऑर्डिनेट YCO है, हमको डायरेक्टली निकालने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पर A1 यहाँ पर 80 है मल्टीप्लाइड बाय y1 आ जाएगा यहाँ पर, तो y1 यानी कि यहाँ से y कितना जा रहा है, तो यहाँ से जा रहा है 2 प्लस 8
मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर कितना y जा रहा है 1 डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पर यस यहाँ पर नहीं जा रहा है, डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 यानी कि 60, तो ये आ जाएगा 8 टू द 16 8 टू द 16 प्लस 8 यानी कि 24 डिवाइडेड बाय 16, तो ये चला गया 6 बाय 4, तो ये आ जाएगा 3/2, तो ये इसके एक्स कोऑर्डिनेट आ गए, इसका वाई कोऑर्डिनेट आ गए। तो इस टाइप से हम इसको इन एरिया वाले क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और हाँ, ये वाले जो क्वेश्चन है ये आपको कई शेप्स में मिल सकते हैं। आपको कोई टी टाइप का, आपको ऐसे कोई टी शेप मिल सकती है आपको, ठीक है, टी शेप मिल सकती है, और भी कई शेप मिल सकती है। बल्कि आप अगर आप चाहो, देखो वैसे तो हम फिजिक्स में ये बोलते हैं कि अगर आप इसको जैसे मर्जी आप इसको तोड़ लो, चाहे आप ऐसे तोड़ लो, जैसे मर्जी आप इसको अलग अलग एरिया में डिवाइड कर लो, पर हमने ऐसा क्यों नहीं किया? फॉर इजी कैलकुलेशन हमारे लिए उसका सेंट्रोइड यानी कि ज्योमेट्रिकल सेंटर, जहाँ पर उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर हमारे लिए उसका निकालना मुश्किल होता है, तो इसलिए हमने ये वाला मेथड यूज किया है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ये इसी तरह सोल्व होंगे। पर अब इसमें एक और यहाँ पर एक टाइप आ जाती है जिसको भी हम वॉल्यूम वाले क्वेश्चन बोलते हैं, जिसमें कि हमारे को एरिया की जगह वॉल्यूम का यूज करना पड़ता है। तो मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, यहाँ पर जो वॉल्यूम वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, और उसमें 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होंगे। इट कैन बी स्फीयर, क्यूब और एनीथिंग। देखो जैसे आपको ई टाइप क्वेश्चन मिल सकते हैं जो एरिया वाले में आपको बताया मैंने। यस, यहाँ पर मेरे को क्वेश्चन मिला है जो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसकी मैं डायग्राम बना देता हूँ। एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है। तो यहाँ पर मैंने इतना प्रॉपर सर्कल नहीं बनाया, पर अभी हम इसको मान लेते हैं एक सर्कल है, और मैंने यहाँ पर एक और सर्कल मैं बना दिया। इस सर्कल का जो रेडियस है, बड़े सर्कल का, इसका रेडियस है r, और ये सिर्फ एक शीट थी, यानी कि मैंने एक सर्कुलर शीट मान लेते हैं इसको, जैसे एक स्क्वायर या जैसे कि एक रेक्टेंगुलर शीट है, मैंने इसको सर्कुलर शीट में बना दिया। पर ये पहले पूरी थी, पर मैंने इतना एरिया यहाँ से निकाल लिया जिसका कि डायमीटर r था। r डायमीटर की मैंने यहाँ से शीट मैंने निकाल दी, वो भी सर्कुलर में एक और मैंने यहाँ से शीट निकाल दी। अब मेरे को बताना है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा। तो ये एक अच्छा, काफी ज्यादा ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कैसे सोल्व करना है। तो मैं आपको यहाँ पर स्टेटमेंट बता देता हूँ। ये नेगेटिव सिस्टम जैसे प्रॉब्लम होते हैं, इन प्रॉब्लम्स को बोलते हैं नेगेटिव सिस्टम्स। हमारे को इसमें नेगेटिवली हमारे को सारा कुछ सोचना, मतलब नेगेटिवली हमारे को ऐसा सोचना है कि हमारे यहाँ जैसे हम जैसे पिछले क्वेश्चन हमने ऐड करके क्वेश्चन का आंसर निकाला, यहाँ नेगेटिव सेंस से निकालेंगे। तो क्वेश्चन है, find center of mass of system in which a disk of diameter r is removed from a bigger disk of radius r such that the smaller disk touches the center and circumference। जो smaller disk है इसके center और circumference को यहाँ पर टच कर रही है, ठीक है। तो अब हमारे को फाइंड करना है इसका सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, या फिर सब काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, आईआईटी, इसको मैं बोल सकता हूँ एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो सकता है, यदि एडवांस या मेंस लेवल का क्वेश्चन आराम से हो सकता है, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है, फॉर्मूला हमें कौन सा अप्लाई करना है, वही XCOM, ठीक है। फिर हम y का भी कर लेंगे, देख लेंगे। XCOM इज इक्वल्स टू, मैं इसको ओरिजिन मान लूं, मैंने बोली इसको ओरिजिन, ये सर्कमफ्रेंस है। तो XCOM A1 x1 प्लस A2 x2 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2। ये हमने पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था ये फॉर्मूला। पर ये नेगेटिव प्रॉब्लम्स हैं, हमारे को पहले इस प्रॉब्लम में पहले बड़े वाले जो डिस्क है उसका एरिया निकालना है, उसके हमारे को सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। फिर हमने वहां से छोटे वाले का माइनस करते हैं, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव चीज आ जाएगा नेगेटिव। तो बस इतना सा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, और ये कैसी मर्जी हमारे को शेप मिल जाती है। अब मैं इसको निकाल देता हूँ A1, मैं इसको एरिया 1 बोल देता हूँ, इसको एरिया 2 जो कि निकला हुआ है, जो कि बाद में हमने निकाला।
ठीक है, तो यहाँ पे एरिया वन कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इसका सेंटर ऑफ मास मैंने ओरिजिन पर ही माना हुआ है, यानी कि ऑब्वियस बात है इसका सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पर होगा, मैंने इसी को ओरिजिन मान लिया। तो ये मल्टीप्लाइड बाय 0 माइनस, यानी कि 0 माइनस a2। यहाँ पे इसका एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर आर कितना हो जाएगा r बाय 2, पाई आर स्क्वायर बाय 4, पाई आर स्क्वायर बाय 4, पाई आर स्क्वायर बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय x2, या x2 यानी कि फिर भी इसका सेंटर भी होगा। ध्यान से नोटिस करें, मान लो मैंने इसे डिस्क निकाल दी, फिर भी इसका इस साले ओनली पर्टिकुलर इस डिस्क का सेंटर मास इसका सेंटर भी होगा। वो कितना दूर है ओरिजिन से l बाय 2, यानी कि सॉरी r बाय 2, मैं r बाय 2 यहाँ पर बोल दिया, मैं कैपिटल R लगा देता हूँ सबको, r बाय 2। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइडेड बाय यस सर, डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2, तो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस, यहाँ पर जो पाई आर स्क्वायर प्लस, पर यहाँ पर अगर ध्यान से नोटिस करें, हमारे मैंने आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग में मैंने आपको एक लाइन बोली थी इसी क्वेश्चन पे कि हमारे को पहले हमारे को दोनों का अलग निकाल के माइनस करना है। तो अगर ये का माइनस है तो इतना, तो ऑब्वियस सी बात है नीचे वाला भी माइनस ही होगा, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर, तो जो ऊपर हमने वही लिया था पाई आर स्क्वायर बाय 4, ठीक है। तो ये है, अब हमारे इसको सॉल्व करना है, देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पर 0 यानी कि माइनस पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 8, कुछ ऐसे आ जाएगा। अब मैं इसको ऊपर ले गया, मान लो मैं इसको भी फ्रैक्शन में इसको सॉल्व नहीं करूँगा, मैं इसको मल्टीप्लिकेशन में इसको एज एंड डिवीजन सॉल्व करूँगा, तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर को हमें माइनस करना है, तो 4 इंटू पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू पाई आर, 4 पाई आर स्क्वायर, अब मैं माइनस करना चाहो 3 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, 3 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, तो कुछ ये आएगा। अब इसको जो हम सॉल्व करेंगे, मैंने डिवीजन को ऊपर ले गया, तो ये कैंसिल हो गया, ओके, तो पाई कैंसिल, ये पूरा कैंसिल पावर से, तो ये आ जाएगा r डिवाइडेड बाय, हमारा क्या क्या बचा 2 इंटू 3 बचा, यानी कि 6, तो r बाय 6 पर नेगेटिव का नेगेटिव क्यों यहाँ पर आ रहा है, नेगेटिव क्या यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव आपको यहाँ इंडिकेट कर रहा है कि आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ना देखो, नेगेटिव जो है हमारे को फिजिक्स और मैथमेटिक्स हमारे को अपनी कैलकुलेशन से हमारे को बता देती है कि आपने क्या किया था और आपको रिजल्ट कैसे आएगा, और काफी डिटेल में बताती है। तो ये नेगेटिव बता रहे हैं कि आप लोगों ने ओरिजिन यहाँ पर लिया था, पर जब ये वाले ब्लॉक निकल गया, इसका सेंटर ऑफ मास ना नेगेटिव में शिफ्ट हो गया, नेगेटिव डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया, पर इसको नेचुरली और फिजिक्स को या मैथ्स को कैसे पता चला कि हमने इसको नेगेटिव लिया, बिकॉज हमने इसको पॉजिटिव लिया। जब हम एक को पॉजिटिव लेंगे तो नेचुरली दूसरा नेगेटिव हो जाएगा। हमने इस वाले को पॉजिटिव मान लिया था पाई आर स्क्वायर, मैंने यहाँ पर आर मैंने इधर को ले गया था, तो नेचुरली फिजिक्स ने मान लिया कि मैंने इसका पॉजिटिव लिया था, तो ऑब्वियसली नेगेटिव, पर नेगेटिव आंसर आया, यानी कि r माइनस r बाय 6। और ये जो ये मैं